नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए विशेष सीरीज और इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड और हिंदी से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा राष्ट्र पार्क और अभयारण्य। तो उत्तराखंड में राष्ट्र पार्क और अभयारण्यों की बात करें तो यहाँ पर जो राष्ट्र पार्क हैं या उद्यान हैं तो ये हैं कुल 6। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, 2 विश्व धरोहर और एक क्या है रामसर क्षेत्र साइट यहाँ पर मौजूद है। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, 2 विश्व धरोहर हैं और एक रामसर क्षेत्र साइट है जिसमें आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित और यह 2020 में बनी। तो आसन वेटलैंड को 2020 में रामसर क्षेत्र साइट घोषित किया गया। अगला प्रश्न हमारा कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है नैनीताल में। और ये कब बनाए गए? तो इसे 1995 में बनाए गए। तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान को बनाया गया 1995 में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान इसमें क्या होता है कि मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो मानव गतिविधियां रहती हैं, बाहरी जो मानव सामान्यतः जो बाहरी नागरिक रहते हैं तो उनकी जो गतिविधि रहती है वो पूर्णतः क्या रहती है? प्रतिबंधित रहती है। और इनका संरक्षण क्या किया जाता है? मूल आवासों में इन सीटू संरक्षण विधि से किया जाता है। तो इन सीटू संरक्षण विधि से इनके मूल आवासों में ही संरक्षण किया जाता है राष्ट्रीय उद्यानों में। अगला प्रश्न है कि राजाजी नेशनल पार्क ये कब बना? तो ये बना 1983 में। अप्रैल 2015 में यह देश का 48वां टाइगर रिजर्व बना। अप्रैल 2015 में राजाजी नेशनल पार्क जो 1983 में बनाया तो देश का 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और इससे पहले क्या थे यहाँ पे? ये 3 अन्य वन्य जीव विहार थे जिनको सम्मिलित कर क्या किया गया? राजाजी नेशनल पार्क का गठन किया गया। तो इसमें पहला है मोतीचूर वन्य जीव विहार 1935। तो मोतीचूर वन्य जीव विहार था जिसका गठन 1935 में किया गया था और यह राज्य का पहला वन्य जीव विहार था जिसका गठन हरिद्वार में किया गया था। तो 1935 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा है राजाजी विहार था, 1948 में इसकी स्थापना हुई, ये भी हरिद्वार में था। और तीसरा चीला वन्य जीव विहार 1977 में इसकी स्थापना हुई, ये भी हरिद्वार में था। तो इन तीनों को मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क का गठन किया गया 1983 में। अगला प्रश्न है कि बिरह नामक रचना या गढ़वाली रचना है कि लेखक कौन है? तो बिरह नामक जो गढ़वाली रचना है इसके लेखक हैं लीलानंद कोटनाला। तो लीलानंद कोटनाला क्या है? बिरह नामक रचना के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय वन्य जीव संस्थान के संस्थापक कौन है? तो हिमालय वन्य जीव संस्थापक के संस्थापक हैं कल्याण सिंह रावत जी। कौन है? कल्याण सिंह रावत। और इनके द्वारा इसकी स्थापना कब की जाती है? ये की जाती है 1974 ईस्वी में। तो हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कल्याण सिंह रावत द्वारा 1974 में। अगला प्रश्न है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश की स्थापना। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश, तो इसकी स्थापना करते हैं स्वामी शिवानंद। तो स्वामी शिवानंद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है कि अखिल गढ़वाल सभा। तो अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना विश्वम्बर दत्त चंदोला द्वारा 10 फरवरी 1952 में की जाती है। तो अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 और विश्वम्बर दत्त चंदोला द्वारा देहरादून में इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि चंद्र वल्लभ ट्रस्ट लैंसडाउन। तो चंद्र वल्लभ ट्रस्ट लैंसडाउन की स्थापना की जाती है 1921 में और ये की जाती है घनानंद खंडूड़ी द्वारा। और घनानंद खंडूड़ी को उत्तराखंड का क्या कहते हैं? दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है
कि हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, तो हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में, और इसकी स्थापना की गई फरवरी 1988 में। कब की गई? फरवरी 1988 में, और ये स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है कि शेरवुड कॉलेज कब स्थापित किया गया? तो शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई नैनीताल में 1869 में। तो ये ब्रिटिश कालीन कॉलेज है, तो इसकी स्थापना होती है 1869 में। अगला प्रश्न है कि रैमजे हाई स्कूल की स्थापना कब हुई? तो रैमजे हाई स्कूल की स्थापना होती है 1871 में। कब होती है रैमजे हाई स्कूल की स्थापना? 1871 में, और ये की गई अल्मोड़ा में। तो रैमजे हाई स्कूल की स्थापना 1871 अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल, तो ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल की स्थापना 1888 में की गई, और ये की गई थी मसूरी में। तो मसूरी में स्थापित किया जाता है ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल 1888 में, और इसके प्रथम हेडमास्टर रहते हैं AC चैपमैन। तो AC चैपमैन क्या थे? इसके प्रथम हेडमास्टर रहते हैं ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल, और इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में की जाती है मसूरी में। अगला प्रश्न है कि महादेवी कन्या पाठशाला, तो महादेवी कन्या पाठशाला 15 सितंबर 1902, इसकी स्थापना देहरादून में की गई है, और श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा इसकी स्थापना की गई 1902 में, महादेवी कन्या पाठशाला MKP। और इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना कब हुई, ये कहाँ स्थित है, तो ये सभी आपको ध्यान रखने काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 15 सितंबर 1902 में स्थापना होती है, देहरादून में होती है, और श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि दून स्कूल की स्थापना कब हुई? तो दून स्कूल की स्थापना होती है 1935 में, और ये की जाती है CR दास द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? CR दास के द्वारा दून स्कूल 1935 में स्थापना की जाती है दून स्कूल की, और यह एशिया का क्या रहता है? पहला पंजीकृत स्कूल है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि एशिया का यह क्या है? पहला पंजीकृत स्कूल है। अगला प्रश्न है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल, तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई मार्च 1966 में। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में है, और इसकी स्थापना मार्च 1966 में जयमल सिंह द्वारा की गई। तो जयमल सिंह के द्वारा मार्च 1966 में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है SCERT की स्थापना, तो SCERT की स्थापना तो ये की जाती है 17 जनवरी 2002 में, और ये नरेंद्र नगर में की जाती है। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। तो SCERT की स्थापना की गई 17 जनवरी 2002, कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय UOU, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना ये की जाती है 31 अक्टूबर 2005 में। ये तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 31 अक्टूबर 2005, और ये स्थापित किया गया, इसका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, ये मुख्यालय है, तो ये नैनीताल में है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल में 31 अक्टूबर 2005 में। अगला प्रश्न है कि IIM द्वितीय श्रेणी का यह उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया? तो IIM द्वितीय श्रेणी का स्थापित किया गया 29 अप्रैल 2011 को उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर में काशीपुर में यह स्थापित किया गया है 29 अप्रैल 2011 में, और यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत यह स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 27 जनवरी 2005 को। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 27 जनवरी 2005 को, और 2020 में वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो वीर माधो सिंह भंडारी नाम इसमें जोड़ा गया 2020 में। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो गढ़वाल साहित्य को बांटा गया है 5 भागों में। पहला है आरंभिक काल, दूसरा है गढ़वाली काल, तीसरा है सिंह काल, चौथा है पांथरी काल, और अंतिम है 5वां काल है
आधुनिक काल। तो गढ़वाली साहित्य को या गढ़वाल साहित्य को बांटा गया है 5 प्रमुख भागों में। पहला आरंभिक काल, दूसरा गढ़वाली काल, तीसरा सिंह काल, चौथा पांथरी काल और पांचवा अंतिम है आधुनिक काल। तो ये 5 भागों में बांटा गया है गढ़वाल के साहित्य को। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली चित्रकला शैली के सूत्रपात करता। तो गढ़वाली चित्रकला शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था हीरालाल ने। किसने किया था? हीरालाल द्वारा गढ़वाली चित्रकला शैली का सूत्रपात किया गया या प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं W.G. ऑर्चर। तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं W.G. ऑर्चर। अगला प्रश्न है कि चमड़े का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? चमड़े के कार्य करने वाले को कहा जाता है बाड़ी या सारकी। क्या कहा जाता है? बाड़ी या सारकी। अगला प्रश्न है कि बसंत पंचमी पर विवाहित लड़कियों का पहली बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है कि बसंत पंचमी पर विवाहित लड़कियों का पहली बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये है थड़िया नृत्य। कौन सा है? थड़िया नृत्य। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड को बीसीसीआई की सदस्यता कब मिली? तो उत्तराखंड को बीसीसीआई की सदस्यता मिली है 13 अगस्त 2019 को। कब मिली? 13 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपट नामक गोल्फ मैदान। तो उत्तराखंड में उपट नामक गोल्फ मैदान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। तो क्या है? उपट नामक गोल्फ स्थान कहाँ स्थित है? गोल्फ मैदान। तो ये स्थित है अल्मोड़ा जिले में। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है मधुमिता बिष्ट को, और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2006 में और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1982 में। तो 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और इनको उत्तराखंड में बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम की स्थापना कब हुई? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की जाती है 14 नवंबर 1965 को, और ये स्थित है उत्तरकाशी में। तो 14 नवंबर 1965 को स्थापना की गई नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन पुरस्कार दिया गया 2018 में। कब मिला उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन पुरस्कार? तो ये मिला 2018 में। अगला प्रश्न है कि पर्वतारोही शीतलराज को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पर्वतारोही शीतलराज को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया 13 नवंबर 2021 को। कब किया गया? 13 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न है कि बछेंद्री पाल द्वारा एवरेस्ट आरोहण। तो बछेंद्री पाल द्वारा एवरेस्ट आरोहण किया गया 23 मई 1984 को। 23 मई 1984। अगला प्रश्न है कि सविता कांसवाल। तो सविता कांसवाल उत्तरकाशी द्वारा एवरेस्ट पर सफल आरोहण। तो सविता कांसवाल द्वारा एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया गया 12 मई 2022 को। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो 12 मई 2022 को सविता कांसवाल द्वारा उत्तरकाशी जिले से संबंधित है, तो उनके द्वारा एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया गया। अगला प्रश्न है कि परवीन राणा उत्तरकाशी, ये भी उत्तरकाशी जिले से संबंधित है, तो इनके द्वारा एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया गया। तो परवीन राणा द्वारा उत्तरकाशी जिले से संबंधित है और इनके द्वारा एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया गया 21 मई 2022 में। तो 21 मई सविता कांसवाल द्वारा 12 मई और परवीन राणा द्वारा 21 मई 2022 को एवरेस्ट पर सफल आरोहण किए गए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले जो एग्ज़ाम है तो उसमें इनके पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है कि निम्न उत्तरकाशी के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट को तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड दिया गया।
तो निम्न उत्तरकाशी के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट को तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड ये मिला 2021 में। तो 2021 में कर्नल अमित बिष्ट को तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वंदना कटारिया को। ये हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी खेल से संबंधित हैं और इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया 13 नवंबर 2021 को और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं रेजिमेंट की वीरों में से वीर कौन सी रेजिमेंट को कहा जाता है। तो कुमाऊं रेजिमेंट में वीरों की वीर रेजिमेंट कहा जाता है 13वीं और 15वीं बटालियन को। तो कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं और 15वीं बटालियन को क्या कहा जाता है, वीरों में से वीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना, तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है 27 अक्टूबर 1945 को। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में स्थापना की जाती है और इसका जो मुख्यालय है वो मई 1948 में इसको आगरा से रानीखेत में ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कुमाऊं में ट्रांसफ़र होता है कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय मई 1948 में। अब अगला प्रश्न है कि कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ। तो कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी होता है 1988 में। तो कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी होता है, 1988 में। और इनका आदर्श वाक्य क्या है, तो कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है पराक्रमे विजयते। क्या है, पराक्रमे विजयते। और युद्ध घोष है कालिका माता की जय। तो कालिका माता की जय क्या है, इनका युद्ध घोष है और पराक्रमे विजयते क्या है, इनका आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल रेजिमेंट का गठन। तो गढ़वाल रेजिमेंट का गठन होता है 5 मई 1887 को। कब होता है, 5 मई 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल रेजिमेंट लैंसडाउन छावनी बनाने का कार्य सौंपा गया। तो गढ़वाल रेजिमेंट को लैंसडाउन छावनी बनाने का कार्य कब सौंपा गया, तो ये सौंपा गया 4 नवंबर 1887 में। तो 4 नवंबर 1887 से लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट की छावनी बनाने का काम सौंपा गया। अगला प्रश्न है कि भारत चीन युद्ध 1962 में जसवंत सिंह रावत ने 72 घंटे तक मोर्चा संभाले रखा। तो ये नूरनांग नामक जो मोर्चा था, तो इसको इन्होंने 72 घंटे तक अकेले संभाले रखा। ये भारत चीन युद्ध 1962 के समय। अगला प्रश्न है कि जनरल बिपिन रावत और ये देश के पहले CDS भी थे, तो इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना कब हुई। तो भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई 8 दिसंबर 2021 को। कब हुई, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में क्या हुआ, इनका निधन हुआ। तो ये भारत के क्या हैं, पहले CDS हैं और इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना होती है 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में और ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत का जन्म। तो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म होता है 10 सितंबर 1887। तो इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ अल्मोड़ा के ग्राम खूंट में। तो ग्राम खूंट में इनका जन्म होता है 10 सितंबर 1887। अगला प्रश्न है कि बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म। तो बद्रीदत्त पांडे का जन्म होता है 15 फरवरी 1882 में हरिद्वार के कनखल में 15 फरवरी 1882 को बद्रीदत्त पांडे का जन्म होता है। अगला प्रश्न है कि बद्रीदत्त पांडे का मूल निवास। तो बद्रीदत्त पांडे का मूल निवास कहाँ था, तो ये अल्मोड़ा था इनका मूल निवास। और इसको अंग्रेज़ों ने क्या संज्ञा दी थी इनको, तो राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी थी अंग्रेज़ों ने और नरकेसरी की संज्ञा दी थी भक्त दर्शन ने। तो बद्रीदत्त पांडे को नरकेसरी की संज्ञा किसने दी, तो ये दी भक्त दर्शन ने। अगर राजनीतिक जानवर की संज्ञा पूछेगा तो ये अंग्रेज़ों ने इनके लिए कहा था कि ये क्या है, एक राजनीतिक जानवर है। अगला प्रश्न है
कि गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म कब हुआ। तो गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म होता है 18 फरवरी 1894 को। कब होता है? 18 फरवरी 1894 को, और ये होता है चमोली में। अगला प्रश्न है कि 24 दिसंबर को लोक संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर। तो इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है लोक संस्कृत दिवस 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी किया गया। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो ये हुआ 1994 में। तो 1994 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट जारी किया गया। अगला प्रश्न है और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है कि 1931 में दलित उत्थान हेतु शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया। तो ये किया गया खुशीराम आर्य द्वारा। तो खुशीराम आर्य द्वारा 1931 में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया 1931 में। अब इसके बाद हमारे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। तो अकर्मक के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के होते हैं 4 भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि वह हंस रही है। तो इस वाक्य में सहायक क्रिया है। तो वह हंस रही है, तो इस वाक्य में सहायक क्रिया हो जाएगी रही। तो वह हंस रही है क्या हो जाएगा? रही क्या हो जाएगा? इसमें सहायक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के होते हैं सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण सकर्मक के कितने भेद होते हैं? तो पूर्ण सकर्मक के भेद होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 प्रमुख भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 प्रमुख भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं संधि के, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या है? प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि मनोहर शब्द में संधि है। तो मनोहर शब्द में क्या है? इसमें है विसर्ग संधि। तो मनोहर में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन में समास है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इसमें है अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसमें प्रति आ रहा है और प्रति क्या होता है? एक अवयव शब्द है। तो प्रति क्या है? एक अव्यय शब्द है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के समास होते हैं। अगला प्रश्न है कि सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परलय। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? परलय। अगला प्रश्न है कि कान फूंकना। तो कान फूंकने का अर्थ क्या होता है? तो कान फूंकने का अर्थ होता है दीक्षित करना। क्या होता है? कान फूंकना मतलब दीक्षित करना, कुछ सिखाना। अगला प्रश्न है शैतान की आंत। तो शैतान की आंत का मतलब है बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत का मतलब क्या होता है? बहुत लंबी वस्तु। अगला प्रश्न है कि षोडश का तद्भव रूप है। तो षोडश का तद्भव रूप क्या होगा? तो ये होगा 16। तो षोडश का तद्भव क्या होगा? 16। तद्भव का मतलब होता है संस्कृत से ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, जिनका रूपांतरण हो गया है, यानी संस्कृत से हिंदी में आते आते जो विकास के कारण क्या हो गए, भाषा विकास के कारण उनमें परिवर्तन आ गया है। तो षोडश का क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मोती का तत्सम रूप है। तो मोती का तत्सम रूप क्या है? तत्सम का अर्थ है जो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में हो रहा है लेकिन ज्यों का त्यों हो रहा है, यानी संस्कृत में भी वो वही थे और हिंदी में भी क्या है, उसी प्रकार उनका प्रयोग हो रहा है। तो मोती का क्या हो जाएगा? मौक्तिक। तो मौक्तिक क्या हो जाएगा? मोती का तत्सम रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलिकेश का अर्थ है। तो अलिकेश का अर्थ होता है इंद्र। क्या होता है? इंद्र। अगला प्रश्न है सदाशय का अर्थ है। तो सदाशय का अर्थ होता है उच्च विचारों वाला। क्या होता है? उच्च विचारों वाला सज्जन। अगला प्रश्न है कि भी शब्द है। तो भी शब्द क्या हो जाएगा? भी शब्द एक निपात है। भी शब्द क्या है? एक निपात है। अगला प्रश्न है
कि अविवाहित महिला, तो अविवाहित महिला को एक शब्द के में क्या कहेंगे? अनुदा। क्या कहा जाता है? अनुदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अध्युडा। क्या होगा? अध्युडा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि ऊपर की ओर जाने वाला, तो ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द होगा ऊर्ध्वगामी। क्या प्रयोग होगा? ऊर्ध्वगामी। तो ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाता है? ऊर्ध्वगामी। तो ये थे हमारे आज के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।